नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? अच्छा है। आज हम लोग बात करेंगे सीड टेक्नोलॉजी के जो हमारी वीडियो चल रही थी उसका अगला वीडियो होगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ क्वालिटी सीड। इससे पहले हम लोगों ने बात किया है सीड क्या है, सीड और ग्रेन में अंतर क्या है, सीड लेजिस्लेशन इंडिया में क्या है और ओवरऑल सीड इंडस्ट्री का स्टेटस पर चर्चा हम लोगों ने किया था। बाद में बात आई थी हाइब्रिड सीड की, टाइप ऑफ सीड की। आज होगा क्वालिटी सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है। इस पर बात करने से पहले चलिए हम लोग इस क्वालिटी सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बीइंग ए फार्मर या फार्मर एसोसिएशन, कई ऐसे फार्मर्स के एफआईजी और फेडरेशन है जो सीड प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो ऐसे किसान या स्टूडेंट जो सीड टेक्नोलॉजी की इस पहलू को समझना चाहते हैं उसे एक एक बारीकियों को चलिए चर्चा करते हैं। पहला है साइट एवं लोकेशन। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, जो भी सीड आप कॉमर्शियली उगाने जा रहे हैं आपका वो लोकेशन, आपकी साइट उस पर्टिकुलर फसल को सूट करनी चाहिए। जैसे अगर आप टेम्परेट जोन में हैं तो आप कोल क्रॉप्स लगा सकते हैं, आप कैबेज की सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं या स्नोबॉल ग्रुप के कॉलीफ्लावर कर सकते हैं। तो क्लाइमेट के हिसाब से, इवन सॉइल के हिसाब से भी, हर सॉइल में हर फसल अच्छी नहीं होती। आप बीइंग एक स्टूडेंट भी जानते हैं और फार्मर भी जानते हैं। तो सॉइल क्या होनी चाहिए? आपने अगर आपकी क्लाइमेट और लोकेशन सही है तो सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए, इरिगेशन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि सीड फाइनल प्रोडक्ट है। अगर बीच में ऐसा नहीं है कि आप एक बीच स्टेज पर हार्वेस्टिंग चालू कर दें, तो इसके लिए एडिक्वेट इरिगेशन विद एडिक्वेट ड्रेनेज चाहिए। लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में आती है ताकि फाइनल फ्रूट की जो मैच्योरिटी है वो आपको मिल सके। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखें, वो क्या है? ऐसी लोकेशन जहां पर रेनफॉल खास तौर पर फ्लावरिंग और मैच्योरिटी के समय कम हो, रेनफॉल कम हो और मॉडरेट टेम्परेचर हो, वो एरिया सीड प्रोडक्शन के लिए अच्छे माने जाते हैं। ऐसी खेत जिसमें पिछले साल आपने वही फसल उगाई हुई है, उसको सीड प्रोडक्शन के लिए उस प्लॉट को आप यूज ना करें। ये तो कुछ लैंड एंड साइट से जुड़े हुए कुछ बिंदु थे। आपने अगर लैंड और साइट फाइनल कर लिया है, सारे सावधानी बरत लिया है, तो अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? फील्ड प्रिपरेशन। समान तौर पर जैसे आप कल्टीवेशन के लिए फील्ड प्रिपेयर करते हैं, थोड़ी सी और सावधानी के साथ करें। प्रॉपर प्लाविंग करें, लंप्स नहीं होना चाहिए, ढेले नहीं होने चाहिए, ग्रीन मैन्योरिंग, ऑर्गेनिक मैटर, वर्मी कंपोस्टिंग ये पर्याप्त मात्रा में डालें, या कोई भी कंपोस्ट डालें। आप जो है वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालें जिससे सॉइल की फिजिकल कंडीशन, केमिकल कंडीशन, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो, इम्प्रूव हो, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। इन सारे चीज से जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये मतलब मल्टी पर्पज होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, तो वो जरूर डालें। सोइंग, फील्ड प्रिपरेशन के बाद आप क्या करेंगे? सोइंग करेंगे। तो सोइंग से पहले प्रॉपर मॉइस्चर होनी चाहिए खेत में आपकी। ये देख लें कि सॉइल मॉइस्चर पर्याप्त हो, अदरवाइज जर्मिनेशन आपकी प्रभावित होगी। सोइंग प्रॉपर टाइम पे करें। कभी भी अगर आप सीड प्रोडक्शन के लिए खेती करने जा रहे हैं या सीड प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो अर्ली लेट मिड का बहुत ध्यान रखें। वीड मैनेजमेंट प्रॉपर करें। वीड आपके फसल के साथ कंपटीशन क्रिएट करके सीड की क्वालिटी को डैमेज कर सकता है। पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट की जो आईपीएम पैकेज उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सजेस्ट कर रहे हो आईपीएम के बारे में, जरूर आईपीएम और आईएनएम पर एक सेपरेट वीडियो बात करेंगे, क्योंकि अगर आज चर्चा किया तो बात कहीं और चली जाएगी। तो आज हम सीधे सिर्फ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ क्वालिटी सीड पर आते हैं। आपका विषय हमने नोट की, हमारी टीम जरूर इस पर काम करेगी और आप जल्दी आपसे मिलेंगे आईपीएम और आईएनएम पर। तो जो भी उस क्रॉप के रिकमेंडेड प्रैक्टिस है सीड क्रॉप प्रोटेक्शन के, चाहे इंसेक्ट मैनेजमेंट हो, डिजीज मैनेजमेंट हो, वीड मैनेजमेंट हो, वो जरूर फॉलो अप करें, अदरवाइज प्रोडक्शन सफर करेगा। आपने क्या कर लिया? फील्ड प्रिपरेशन एंड सोइंग कर ली। लेकिन सोइंग करने से पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सीड का सोर्स ऑफ सीड,
सोर्स ऑफ सीड जो होनी चाहिए हमेशा रिलायबल सोर्स से हो। और सोर्स ऑफ सीड लेते वक्त एक चीज़ और देखें कि जो ये सीड जिस सोर्स से लें रिलायबल हो, और कौन सी कैटेगरी ऑफ सीड लेनी है ये किस पर निर्भर करता है कि किस कैटेगरी का सीड प्रोडक्शन आप पैदा करना चाहते हैं। आप क्या सर्टिफाइड सीड पैदा करना चाहते हैं? अगर सर्टिफाइड सीड पैदा करना चाहते हैं तो क्या आपको चाहिए? आपको चाहिए फाउंडेशन सीड। आप फाउंडेशन पैदा करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? ब्रीडर सीड। ये आपका, आप ब्रीडर सीड बोकर या फाउंडेशन फर्स्ट बोकर फाउंडेशन सेकंड पैदा कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियो है टाइप ऑफ सीड, आप उसका लिंक शेयर कर रहे हैं, आप जरूर देखिए। तो ये जब आप एक रिलायबल सोर्स पर जाएं तो इस कैटेगरी ऑफ सीड का भी जरूर ध्यान रखें। और जो भी सीड लेंगे, अगर आपने रिलायबल लिया है तो जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी ये प्रॉपर होने चाहिए। जर्मिनेशन परसेंटेज देख लें, एक्सपायर्ड सीड ना हो जाए कि जल्दीबाजी में आपने सीड तो सही कैटेगरी का लाई लेकिन वो एक्सपायर्ड है। एक्सपायर्ड होगी तो उसकी वाइबिलिटी, उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी प्रभावित हो सकती है। आपने सब कुछ लाई, सीड की आप सोइंग करने जा रहे हैं, तो सोइंग करने जा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें सोइंग से पहले, वो है कि आपने जेनेटिकली प्योर सीड लाई, फिजिकली प्योर सीड लाई, लेकिन आपके सोइंग करने के बाद कोई और जेनेटिक मिक्सिंग ना हो जाए, कोई और फिजिकल मिक्सिंग ना हो जाए, क्योंकि सीड आगे आप बनाने जा रहे हैं। अभी तक तो जो लेकर आए हैं उसे आप सोइंग करेंगे, आप दूसरे के लिए बनाने जा रहे हैं, तो आपके लेवल से मिक्सिंग ना हो। तो इस मिक्सिंग से प्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए 2-3 टेक्निक है। तो अगली टेक्निक है कि इसका प्योरिटी मेंटेन करने की बात आएगी, तो पहला है आइसोलेशन डिस्टेंस। तो चौथा पॉइंट हो गया हमारा सीड प्रोडक्शन का आइसोलेशन, आइसोलेशन डिस्टेंस। तो दोस्तों आइसोलेशन डिस्टेंस क्या है? आपके सीड प्लाट से अन्य प्लाट जिसमें वही फसल उगाई गई हो, आपने व्हीट की एक पर्टिकुलर वैरायटी की सीड पैदा कर रहे हो अपने सीड प्लाट में, तो व्हीट की दूसरी वैरायटी का प्लाट कितने दूरी पर है, इसको कहते हैं आइसोलेशन। मतलब डिस्टेंस बिटवीन सीड क्रॉप एंड द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द सेम क्रॉप लोकेटेड इन एडजेसेंट एरिया, इसको कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। तो अब आइसोलेशन डिस्टेंस हर फसल की फिक्स है, इवन की कैटेगरी ऑफ सीड पर भी फिक्स है, हाइब्रिड है, ओपी है, ये सब पर निर्भर करते हैं। तो आइसोलेशन डिस्टेंस का ये लफड़ा क्यों आया, ये समस्या क्यों लोगों ने कर दिया? भाई अगर सीड बनाओगे तो ये दूरी रखना होगा, ऐसा नहीं करोगे तो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी आपके बीच में आ जाएगी, कहेगी नहीं सीड आपको सर्टिफाई नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसमें चांसेज है कि क्रॉस पॉलिनेशन से जेनेटिक मिक्सिंग हो जाए, आपका सीड मिक्स हो जाए, या थोड़ी सी मिस्टेक से फिजिकल मिक्सिंग हो जाए। आपका पड़ोसी, आपके पड़ोस का खेत वाले ने सोइंग की, व्हीट की, आप ब्रॉडकास्ट कर दी, आपने तो पूरी सावधानी बरती, लेकिन उसने कुछ सीड आप दूसरी वैरायटी का आपके खेत में छिटक दिया, गलती से ही छिटक दिया, अनजाने से ही छिटक दिया, मिक्सिंग तो हो गई ना। सीड बर्न डिजीज की कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से ये आइसोलेशन डिस्टेंस इन बातों को ध्यान रखने के लिए की जाती है। ये आइसोलेशन जो है 2 तरीके के होते हैं, एक तो डिस्टेंस आइसोलेशन है कि दूसरा खेत कितना दूर हो, एक टाइम आइसोलेशन की टेक्निक भी यूज किया जाता है कि टाइम ऑफ सोइंग ही बदल दिया जाए, तो टाइम ऑफ सोइंग अलग अलग हो जाएगी तो उनकी फ्लावरिंग अलग अलग होगी, तो पॉलिनेशन से जो कंटामिनेशन के चांसेज है वो नहीं रहेंगे। तो क्लियर हुआ आइसोलेशन का। ये जो आइसोलेशन है किस फसल में कितना हो, ये निर्भर करता है उस फसल के बिहेवियर पर, पॉलिनेशन बिहेवियर पर। तो आइसोलेशन किस पर निर्भर करता है? पॉलिनेशन बिहेवियर। आप ये कहोगे पॉलिनेशन बिहेवियर क्या है? कुछ फसल क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, कुछ फसल सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, कुछ फसल ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। यानी पॉलिनेशन बिहेवियर क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, उस फसल में कौन सी मुख्य रूप से फसल जो पॉलिनेट करती है। तीसरा है जो उस फसल का पॉलन ग्रेन है उसकी फ्लाइंग कैपेसिटी कितनी है, कितने दूर तक बहुत आसानी से फ्लाई कर ले जाता है। इन सारी स्टेज ऑफ कौन सी आप हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने जा रहे हो, या आप ओपन पॉलिनेटेड प्रोडक्शन करने जा रहे हो, सर्टिफाई करने जा रहे हो, या ब्रीडर करने जा रहे हो, इन सारे बातों का संबंध आइसोलेशन डिस्टेंस से है। ये फैक्टर्स हैं जिसको आइसोलेशन डिस्टेंस निर्धारित करते वक्त ध्यान देना होता है।
अब सेल्फ पॉलिनेटेड है, जैसे कि मान लीजिए बैगन का, देखिए बैगन का एक फूल है, बैगन के फूल में क्या है बाइसेक्सुअल है, ब्रिंजल में बाइसेक्सुअल है। देखिए ये मेल फ्लावर पूरी पूरी मेल मेल नॉट मेल जो इसको स्टेमेन कहते हैं, मेल पार्ट है स्टेमेन। और ये जो है ऊपर की तरफ देखे थोड़ी सी स्लाइटली, बेसिकली मेल स्टेमेन बाहर की तरफ लगा रहता है और जो पिस्टल है वो अंदर की तरफ होता है। बाद में थोड़ी सी ये जब खुलेगा तो यहां से इसका जो स्टिग्मा है वो दिखने लगेगी, जैसे इसमें दिख रहा। तो जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, खासतौर पर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसमें अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या स्टेरिलिटी न हो तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन करते हो गए कि इससे फसल जो स्वयं अपने फ्लावर या अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर से अपने को पॉलिनेट और फर्टिलाइज कर ले। तो इसमें क्या लेस चांस ऑफ कंटेमिनेशन है, क्योंकि दूसरे के पालन की आवश्यकता ही नहीं है। इसकी बनावट ने प्रकृति ने ऐसी बनाई है कि उसका दूसरे पालन की आवश्यकता नहीं है, तो कंटेमिनेशन के चांसेस कम है। ऐसे प्लांट की अगर आप जेनेटिक तौर पर देखें तो क्या होते हैं, ये होमोजाइगस होते हैं। होमोजाइगस मतलब आप जानते हो क्रोमोजोम के साथ जीन्स होते हैं, जीन के हमेशा जीन पेयर में होते हैं जिसको एलील कहते हैं। तो एक कैरेक्टर का अगर दोनों एलील सिमिलर हो या रिसेसिव दोनों के दोनों हो या दोनों के दोनों डोमिनेंट हो तो उसको कहते हैं होमोजाइगस। तो ये जनरली होमोजाइगस होता है। और तो इस तरह के फसल में जनरली जो सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन की चांसेस कम है, कंटामिनेशन प्रोबेबिलिटी कम है, उसमें क्या है कि आइसोलेशन डिस्टेंस कम होता है। जैसे पैडी है, ग्रीन ग्राम है, ग्राउंड नट है, टोमेटो है, इस तरह ये सेल्फ पॉलिनेटेड, ब्रिंजल है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेटेड अगर हो तो क्या प्रॉब्लम है, क्रॉस पॉलिनेटेड के साथ थोड़ी बिहेवियरल अलग है, वो डिपेंड हमेशा दूसरे के पालन पर करता है। उसकी प्राकृतिक बनावट ऐसी है कि वो उसका पालन उसे फर्टिलाइज ही नहीं कर पाता, या तो इनकम्पेटिबिलिटी है या डायोसियस है या मोनोसियस है या मेल स्टेराइल है। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं। जैसे कुकुरबिट्स का, शायद समर स्क्वायर्स का पौधे का फ्लावर है। देखिए पूरे कुकुरबिट्स में एक कुकुरबिट्स छोड़ दीजिए, परवल का नाम सुना होगा ना अपने, पॉइंटेड गार्ड, वो डायोसियस नेचर का है। सेम जितने और सारे जितने कुकुरबिट्स हैं वो मोनोसियस नेचर के हैं। तो दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन है। अब क्रॉस पॉलिनेशन देखिए, ये समर स्क्वायर्स का फीमेल फ्लावर है। कभी भी लोग इस नीचे का फल देखकर आप फल मत समझिए, ये फ्लावर है, अभी कुछ नहीं, फ्रूट सेटिंग नहीं हुआ है। और ये जो है देखिए, इसको नीचे फल जैसा हिस्सा दिखे और ऊपर से फूल लगाओ तो ये समझ लीजिए ये फीमेल फ्लावर है। आइए देखिए पतली सी लंबी डंडी और डंडी के ऊपर फूल लगाओ तो देख कर समझ लीजिए मेल फ्लावर है। यानी मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर है, इसे मोनोसियस कहते हैं। इसको अगर आपको पूरे डिटेल समझना है तो जरूर मैं कहूंगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीड एंड फ्रूट फार्म सेटिंग का जो हमारा वीडियो है उसको आप जरूर देखिए, उसमें आपको पूरी के पूरे कंसेप्ट में समझ में आएगी। तो ये हमेशा दूसरे के पालन पर निर्भर है, तो क्या है कंटामिनेशन चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। जैसे सनफ्लावर है, मेज है, बाजरा है, कुकुरबिट्स है, कस्टर है, इस तरह के फसलों में इस तरह के पोजीशन होते हैं। तो दोस्तों जेनेटिक तौर पे ये ऐसे पौधे हमेशा हेट्रोजाइगस प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि हमेशा कंटामिनेशन होगा तो जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना एक मुश्किल काम होता है, इनमें इंटेंशनली मेंटेन करना पड़ता है, तब होमोजाइगोसिटी डेवलप होती है। तो बात हो गई हमारी क्रॉस पॉलिनेशन की। एक ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड कैटेगरी भी है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता है, जैसे रेड ग्राम है, सीसम है। तो इसमें भी थोड़ी क्रॉस पॉलिनेटेड से कम और सेल्फ पॉलिनेटेड से ज़्यादा आइसोलेशन डिस्टेंस है। अब बात करते हैं कि आइसोलेशन डिस्टेंस कुछ मेन फसलों की नोट करिए आप। चलिए मैं लिखता, आप नोट करो। पैडी, व्हीट, रागी, रागी मतलब मड़ुआ, ग्राउंडनट, हाँ, सोयाबीन, इनके लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस है कितना होगा, 3 मीटर। सेल्फ पॉलिनेटेड, हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम 10 मीटर। क्रॉस पॉलिनेटेड जैसे कि मेज, सनफ्लावर,
400 मीटर। बाजरा पर्ल मिलेट अगर हाइब्रिड करने जाए तो 1000 मीटर। ब्रिंजल रेड ग्राम 200 मीटर। टोमेटो गार्डन पी फ्रेंच बीन 50 मीटर। और कोल क्रॉप जो है ना, होल कोल हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है, 1000 से कोल क्रॉप 1000 से 1600 मीटर। आइसोलेशन डिस्टेंस हमेशा मीटर में लिखते हैं, 1000 नॉट 100। ये कब कब 1000 हो जाएगा, कब 1600 हो जाएगा? जहां जितनी ज्यादा जेनेटिक प्योरिटी की आवश्यकता होगी वहां उतने ज्यादा आइसोलेशन डिस्टेंस होगा। यानी अगर आप फाउंडेशन तैयार करने जा रहे हो या ब्रीडर तैयार करने जा रहे हो तो आपको चाहिए 1600 मीटर। और यदि आप सर्टिफाइड तैयार करने जा रहे हो तो आपको चाहिए 1000 मीटर। तो दोस्तों ये कुछ आइसोलेशन डिस्टेंस जो आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन फसल का हमने आपके साथ शेयर किया। अभी बात आती है कि क्या आइसोलेशन डिस्टेंस ही एक टेक्निक है? दूसरी टेक्निक भी है लेकिन थोड़ी टफ है या कॉस्टली है, जैसे बैगिंग कर देना। ये भी एक टेक्निक हो सकता है कि आप कंटामिनेशन रोकें। बैगिंग के थ्रू भी कंटामिनेशन रोका जा सकता है। इसमें क्या करते हैं, जो भी फ्लावर है यानी फ्लावर को फ्लावरिंग से पहले और पॉलिनेट करने के बाद दोनों समय उसको बैग से ढक देते हैं। ऐसा करने से उसमें कंटामिनेशन नहीं होंगे। जैसे देखिए यह ब्रिंजल का फ्लावर है, अब तो सेट कर गया, तो इसको पहले फूल खिलने से पहले बैग लगा देते हैं। जब लगता है कि अब इसकी जो है उसके मेल फाल जो पार्ट है, इस खासतौर पर ब्रिंजल में जो इमेस्कुलेशन जिसको कहते हैं, उसको आपने हटा दी, पुनः बैगिंग कर दी, पॉलिनेट किया, पुनः बैगिंग कर दी, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन न हो। तो बैगिंग की भी एक टेक्निक हो सकती है, लेकिन बैगिंग कह सकते हैं ना बड़े छोटे लेवल पर है, कास्ट इंटेंसिव है। कास्ट इंटेंसिव होने के कारण ये इस हाइब्रिड सीड में कुछ फसल में टोमेटो वगैरह में यूज किए जाते हैं। इसके लिए मॉस्किटो नेट, पेपर बैग, नाइलॉन क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ, ये सब यूज किए जाते हैं। इसके बैग्स कॉमनली बाजार में उपलब्ध हैं, यदि आपको चाहिए तो मिल जाते हैं। अगला स्टेप क्या है? अब हमने बात कर ली आइसोलेशन डिस्टेंस, फिफ्थ वन दैट इज द बैगिंग। नेक्स्ट स्टेप, सिक्स्थ स्टेज है हमारा रोगिंग। रोगिंग मतलब रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट। उसी फसल की दूसरी वैरायटी हो, दूसरी प्लांट की कोई पौधा हो, वीड हो, ये सबको निकालना दैट इज द रोगिंग कहलाता है। या इवन कि डिजीज प्लांट भी हो उसको भी आप निकाल दें। यानी कह सकते हैं ना, जो भी आपको अपने सीड वैरायटी से डिफरेंट कोई भी पौधा आपके खेत में लगे उसको निकाल देना ही रोगिंग कहलाता है। रोगिंग कब कब करते हैं? इसके स्टेज वेजिटेटिव स्टेज पर करते हैं। हर स्टेज के रीजन है। पहला स्टेज, क्योंकि कुछ फसल को उनके जो वेजिटेटिव ग्रोथ बिहेवियर है ना, उस पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर लगता है कि इसके लीफ स्ट्रक्चर, इसके प्लांट की ग्रोथ बिहेवियर, ब्रांचिंग हैबिट कुछ डिफरेंट है, इसका मतलब कुछ अलग पौधा रिमूव करिए। दूसरा है फ्लावरिंग। फ्लावर के कुछ कैरेक्टर्स हैं, कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावरिंग बिहेवियर्स, उसमें कुछ डिफरेंस लगे तो वो समझ लीजिए वो अलग पौधा, उसे हटाइए। बिफोर एंड आफ्टर फ्रूट सेट या मैच्योरिटी, क्योंकि उस स्टेज पर भी बहुत कुछ डिफरेंशिएट होने लग जाता है। अगर कुछ मैच्योरिटी से पहले कुछ अलग दिखे या मैच्योरिटी के बाद कुछ अलग दिखे उस पौधे में, तो उसको आप अपने सीड लाट वाले पौधे से अलग करिए। आपने अलग कर दिया, फसल आपकी कहाँ हो गई? अब तैयार हो गई, काहे लिए? हार्वेस्टिंग के लिए। आपका आप सीड जो है धीरे धीरे आप हार्वेस्टिंग के लिए। एक चीज ध्यान रखिए, हार्वेस्टिंग हमेशा फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे करें, कंप्लीट फिजियोलॉजिकल, जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि सीड में आपने जल्दी हार्वेस्टिंग कर दी तो सीड की जर्मिनेशन क्वालिटी, सीड की वाइबिलिटी प्रभावित हो सकती है और सीड आपका लो ग्रेड का हो सकता है। हार्वेस्टिंग क्लाउडी कंडीशन में ना करें। सीड को, मैच्योर सीड को जब हार्वेस्ट करते हैं तो दो कैटेगरी का आपके पास पौधे मिलते हैं।
एक को तो सिंगल हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, बाजरा है, टीजन पी है, ये सारे सिंगल हार्वेस्टिंग है। लेकिन कुछ को कई बार हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे टोमेटो है, कुकुम्बर है, जो इस तरह के कुछ जो ब्रिंजल है, भिंडी है, इनको कई बार में हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। तो फसल की नेचर के हिसाब से फुल मैच्योरिटी पर आप हार्वेस्टिंग करें। हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या करनी है हमें, अब क्लीनिंग के लिए तैयार है। क्लीनिंग कितने तरीके के हो गए, अगर आप ऐसी फसल की सीड बना रहे हैं, जैसे आप टोमेटो का सीड बना रहे हैं, कुकुम्बर का सीड जो पल्प में है, तो क्या करते हैं, मैच्योर्ड फ्रूट लाते हैं, वो पल्प के साथ सीड को बाहर निकालते हैं, फिर किसी वेसल, किसी बर्तन में रखते हैं, सैंड के साथ उसे प्रॉपर तरीके से उसे घुमाते हैं, फिर वो सैंड के रगड़ खाने से पल्प और जो म्यूसिले चिकनाहट पदार्थ होती है, आप देखोगे ना कभी खीरे के सीड के बहुत एक चिकना सा होता है, टमाटर के सीड चिकना सा होता है, जो म्यूसिलेज होता है वो छोड़ देता है, फिर उसको किसी छलनी में, सीप में लीजिए, रनिंग वाटर से, टैप वाटर से उसे धोइए, इस प्रकार सीड साफ हो जाता है। तो ये वेट क्लीनिंग कहते हैं, वेट क्लीनिंग। लेकिन ड्राई क्लीनिंग भी होता है। ड्राई क्लीनिंग किन फसल में होता है, जिनमें सीड सेटिंग किस में होता है, पॉड में या कैप्सूल में, जैसे व्हीट है, राइस है, जितने पल्सेज हैं वो पॉड में लगते हैं। तो वहां पर क्या करेंगे, हमें इस तरह की प्रक्रिया नहीं कर, एक बार फसल आपकी सूख गई, हार्वेस्ट हुई, तो थ्रेशिंग में थ्रेश करिए, विनोइंग मशीन से विनोइंग करिए, या कंबाइन मशीन से सीधे थ्रेशिंग एंड कंबाइनिंग दोनों एक साथ हो जाती हैं। हाँ, सिविंग जरूर करिए। सिविंग करने से क्या हो जाता है, जो एक्स्ट्रा है, अदर डेड मटेरियल्स है, स्टोन्स है या सैंड है, ये डेब्रिस है, सारे के सारे क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। तो आपने एक बार क्लीनिंग कर ली, तो उसके बाद क्या करना है आपको, सिविंग करिए। सिविंग करने के बाद आपको अलग अलग इस तरह से जो खराब मटेरियल बाहर हो गई, फिर अगला स्टेप आती है ड्राइंग की। 10वां हमारा स्टेज होगा ड्राइंग। ड्राइंग ऑफ सीड। अब सीड को ड्राइंग करना जरूरी इसलिए है, फूड ग्रेन को तो आप जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं। सामान्य तौर पर जो सीड होती है वो अगले सीजन में बोई जाती है, तो 8 से 9 महीने का इसका स्टोरेज लाइफ होता है। तो इसलिए इसकी स्टोरेज लाइफ खराब ना हो, उसके लिए प्रॉपर मॉइस्चर रिडक्शन करते हैं उस फूड ग्रेन का। अब मॉइस्चर को कम करने के लिए टेक्निक अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर एक चांस ये रहता है कि अगर मॉइस्चर लेवल ज्यादा होगा, हाँ बिल्कुल सही, इंसेक्ट एंड डिजीज के भी संभावना, जिसको पोस्ट स्टोरेज इंसेक्ट कहते हो, स्टोरेज इंसेक्ट या डिजीज लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि मॉइस्चर ज़्यादा हो। इसी नाते ये कहा जाता है कि सीड का जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए वो 10 से 12% होना चाहिए, या अगर आपने मॉइस्चर प्रूफ क्या कर सकते हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, अगर ऐसा पैकिंग मटेरियल है जो मॉइस्चर प्रूफ है, आजकल बहुत आते हैं टेट्रा पैक स्टाइल के, तो वहाँ पर 9% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। तो इसमें ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। अब ड्राइंग करने के लिए नेचुरल तरीका हो सकता है, सन ड्राइंग कर लीजिए। सन ड्राइंग चीपर है, ईजियर है, लेकिन कठिनाई भी है इसके साथ। वेदर रिस्क है, बर्ड रिस्क है, ज़्यादा फ्लोर चाहिए, तो टाइम टेकिंग ज़्यादा है, कई बार यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्राइनेस नहीं आती है। तो ये सारी इश्यू है सन ड्राइंग की, लेकिन ये भी मेथड यूज किए जाते हैं। अगर ये ड्राइंग नहीं करना है, सन ड्राइंग नहीं करना है, तो मैकेनिकल ड्राइंग कर सकते हैं आप। लेकिन मैकेनिकल ड्राइंग के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मशीन है, मशीन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, फ्यूल वेस्ट होते हैं, या सोलर ड्रायर हो सकते हैं। तो मशीन और मशीन की मेंटेनेंस इसे कास्ट इंटेंसिव है, अदरवाइज कम टाइम टेकिंग है, यूनिफॉर्म ड्राइंग है। कई बार तो जो गोडाउन है ना, गोडाउन में भी ड्रायर लगा दिए जाते हैं, एक तरफ से आप शीट आप डालिए और प्रॉपर ड्राई होकर शीट निकल जाते हैं। तो इसमें जो है वेदर रिस्क भी नहीं रहते हैं। तो आपने एक बार आपने ड्राई कर लिया, मैकेनिकल ड्रायर यूज किया, और तो आपका सीड बिल्कुल तैयार हो गया। आपका क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। दोस्तों ट्रीट क्यों करना है, ताकि उसमें फर्दर कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ट्रीटिंग करिए, फिर पैकिंग करिए, एज पर योर रिक्वायरमेंट पैक करिए। लेकिन इस सीड को पैक करने से पहले, अब मैंने ये बात शुरू में भी बताना चाहिए था, सीड को कल्टीवेशन करने जा रहे हैं, अगर एज ए एंटरप्रेन्योर हैं, एज ए किसान हैं,
तो सबसे पहले सीड की सोइंग करने से पहले सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के पास जाइए। हर स्टेट की अपनी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, ताकि सीड का सर्टिफिकेशन की रजिस्ट्रेशन कराइए। ये सोइंग से पहले होता है, हार्वेस्टिंग के समय नहीं होता है। उनका एक प्रॉपर फॉर्म है, अप्लाई करिए, सोर्स ऑफ सीड दीजिए, प्रिस्क्राइब्ड फी जमा करिए, और तब वो जाकर एक बार रजिस्ट्रेशन होता है। फिर सोइंग रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, उस सोइंग रिपोर्ट का रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद वो फिर उनके जो भी इंस्पेक्टर्स होते हैं सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के, वो कई टाइम में वो इंस्पेक्शन करते हैं, ताकि आपको देखते हैं कि आपने जितने सारी स्टेज जो आपसे आइसोलेशन से लेकर रोगिंग से लेकर ये सारी चीज़ आपने प्रॉपर फॉलो किया है कि नहीं किया है। अगर प्रॉपर फॉलो किया है तो सीड इंस्पेक्शन में सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट लगती है। फिर सीड को प्रोसेस करते हैं, सीड को लास्ट में सैंपल विड्रा करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। सीड टेस्टिंग में सही मानक को पूरा करती है। हर आपसे जब टाइप ऑफ सीड या कैटेगरी ऑफ सीड पर बात कर रहे थे तो हर सीड की बताए थे कि हर स्टैंडर्ड है। अगर वो स्टैंडर्ड को एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा कर रही है तो आपको टैग देते हैं और फिर आप उसको टैगिंग करते हैं। एक जो टैग लगता है उसके टैग पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, नेम ऑफ क्रॉप, वैरायटी, लेवल नंबर, लॉट नंबर, डेट ऑफ टेस्टिंग, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, इनर्ट मैटर परसेंट, जर्मिनेशन परसेंट, किस केमिकल से ट्रीट किया गया, कब तक वैलिडिटी है, प्रोड्यूसर कौन है, वजन कितना है, इस सारी इंफॉर्मेशन टैग पर देना पड़ता है। दोस्तों ये रही शॉर्ट में लेकिन कंप्लीट टेक्नोलॉजी ऑफ गुड क्वालिटी सीड प्रोडक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। दोस्तों आपसे मेरी भी एक इच्छा है कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करें और लाइक करोगे तो वो हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करती है। तो आपको मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है, आपके एग्जामिनेशन, आपके तैयारियों में काम आएगी।